घर पहुंचकर आदित्य फ्रेश होकर एक बिजनेस चैनल चलाकर बैठा ही था कि कॉलबेल बजी। वो बाहर निकल गया देखने के लिए कि इस वक्त कौन आया है। गेट खोलकर उसने किसी को अंदर आते हुए देखा तो वो भी आगे बढ़ा। नजदीक आने पर जिसे उसने देखा, देखते ही चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी झलक उठी। सामने अभिनव अरोड़ा खड़ा था, जो कॉलेज के जमाने में उसका जिगरी दोस्त है। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज! ईद का चांद आज हमारे घर में, क्या बात है? आगे बढ़कर आदित्य ने अभिनव से हाथ मिलाया। सही कहा, ईद का चांद तो हमेशा नहीं निकलता, कभी कभी ही देखने को मिलता है। हा हा करके हंस पड़ा अभिनव अरोड़ा। पिछली बार कब आए थे मुझे याद नहीं। इतने लंबे अंतराल के बाद हमारे घर का रास्ता कैसे याद रहा। आओ यार, अंदर बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ चलो अंदर। आए हो तो दो यार, थोड़ी देर मिल बैठेंगे। कुछ गुजरे हुए जमाने की बातें, कुछ कॉलेज की बातें, कुछ पुराने यार दोस्तों की बातें, कुछ बिछड़ी हुई महबूबा की बातें लेकर बैठते हैं। पुराने यार के घर का रास्ता कैसे भूल सकते हैं। वैसे तुम क्यों मुझे उल्हाने दे रहे हो? तुम बताओ, तुम कितनी बार आए हो हमारे घर में? फिर हो करके हंस पड़ा अभिनव अरोड़ा। अभिनव की बात पर आदित्य थोड़ा सा शर्मा गया और मुस्कुराते हुए कहा, उल्हाने नहीं दे रहा यार। जरूर कॉलेज का वो जमाना, वो इश्क का छलकता पैमाना, वो खूबसूरत सी ना नानीन नाज़नीन हसीना किताबें के सारे पन्ने खोल लेंगे। सच कहा, मैं भी तो आ नहीं पाया, न जाने किस किस चीजों में उलझा हुआ पड़ा रहता। आदित्य भी जोर से हंस पड़ा। तुम काहे के लिए उलझे पड़े हो? तुम्हारा बेटा अमेरिका में है, बीवी तुम्हारी है नहीं। घर परिवार की चिंता तो आंटी संभाल लेती है, मुझे तो घर परिवार भी संभालना पड़ता है और बिजनेस भी। क्यों भाई, हमारी भाभी जी आपको बिल्कुल भी अकेले जाने का मौका नहीं देती है क्या? यही तो कहना चाहता हूँ, इस उम्र में आकर अकेला ही रह गया। पहले तो इश्क का पैमाना छलका करता था, अब कहाँ छलकता है। अब तो न वो जवानी रही, न वो जवानी का जोश। फिर ठाके मारकर हंस पड़ा अभिनव। किसने कहा उम्र नहीं रही? बातों से साफ झलकता है, अभी भी तुम जवान हो। सच यार, तुम नहीं बदले। याद है कॉलेज में कितनी लड़कियां तुम पर मरती थी, परंतु तुम जिस पर मरती थी वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालती थी, गलत का घास नहीं डालती तो आज हमारे घर में रोशनी कैसे फैलाती। सच यार, जब मुस्कुरा देती है अभी भी दिल में छुरियां चल जाती है। क्या खूबसूरत बला हुआ करती थी कॉलेज के ज़माने में। क्यों अब खूबसूरत नहीं है क्या? रुको, भाभी को बताता हूँ मैं। आदित्य जोर से हंसने लगा। अरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, खूबसूरती बढ़ती जा रही है, दूर रहने का मन ही नहीं करता। परंतु अब बेटा जवान हो गया है तो संभल के रहना पड़ता है, नहीं तो डांट पड़ती है। हो करके फिर हंस पड़ा अभिनव, तो आदित्य भी उसके साथ जोर से हंस पड़ा। बेटे की बात पर याद आया, सूर्यांश का एमबीए तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करता? ऑफिस में बैठने लगा, बहुत सुंदर सा केबिन बना दिया, थोड़ा थोड़ा काम संभालने लगा। उसी के बारे में बात करने आया था, तुमसे कुछ सलाह मशवरा करना है। मुझसे क्या सलाह मशवरा करना, वो अपनी ज़िंदगी खुद जीने लायक तो हो गया। वैसे उसे बाहर से एमबीए करना था, मगर तुमने बाहर क्यों नहीं भेजा? बहुत कहा था मगर नहीं गया। कहा मैं दिल्ली से ही एमबीए करूँगा। जवान बेटा, ज़्यादा जोर नहीं डाला। एक लड़की के चक्कर में पड़कर ही दिल्ली में रह गया, ये तो मैंने पहले भी सुना है, मगर अब उसी से शादी भी करना चाहता है। एक साथ दोनों ने एमबीए किया। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। तुम कॉलेज में कितने रोमांटिक थे, तो बेटा क्यों नहीं होगा? उसने किसी लड़की से प्यार किया, लड़की पढ़ी लिखी, फिर क्या परेशानी है, कर दो दोनों की शादी। शादी की उम्र भी तो हो गई है। लड़की के बारे में तुम्हें पता नहीं है, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। लड़की सिंगल मॉम की बेटी है, फादर का नाम पता नहीं है। ऐसी लड़की को घर की बहू बनाने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। इसे समाज में तो रहना है, जीना है और बिजनेस भी करना है। हमारा समाज अभी इतना उदार नहीं है कि ऐसी लड़कियों को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। अगर शादी हो जाती है तो रिश्तेदारों में, मेरे बिजनेस पार्टनर्स में, सब जगह मेरी हंसी उड़ाई जाएगी। मेरे बिजनेस पर असर न पड़े, यही डर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी मम्मी अनमेरिड है, किसी के साथ लिव इन रिलेशन में थी और शादी नहीं हुई, परंतु एक बच्ची को जन्म दिया उसने। अभिनव चोपड़ा जानकर भी अनजान बन रहा है, क्योंकि आदित्य के मन को अच्छे से पढ़ना चाहता है। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आदित्य उस लड़की को अपनाएगा कि नहीं। अगर अपनाया तो शादी हो सकती है, अदरवाइज शादी कैसे हो सकती है।
पहले आदित्य उस लड़की को कानूनन अपनी लड़की माने, उसे पिता का नाम दे। अभिनव की बात सुनकर आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं जूही के बारे में तो बात नहीं कर रहा अभिनव? कहीं लेखा तो नहीं है वो लड़की जिस लड़की से अभिनव का बेटा प्यार करता है? फिर तो मुझे जितनी जल्दी हो सके लेखा को कानूनन अपनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले मुझे जूही से कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। इसके लिए जूही को भी तैयार होना पड़ेगा। हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे निकल गई, मगर मैं लेखा की जिंदगी यूं ही नहीं बिखरने दे सकता। दोनों अपनी अपनी दुनिया, सोच की दुनिया में थे, तो एक खामोशी सी छाई हुई थी दोनों के बीच में। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अभिनव अरोड़ा ने कहा, ये सब बातें तो होती रहेगी, पहले आज दो यार जब मिल बैठे हैं तो एक एक पेग हो जाए। आदित्य, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने एक तरह से पीना छोड़ ही दिया, मगर आज जब तुम आए हो तो एक पेग तो बनता ही है। बोलो कौन सा लेना पसंद करोगे? विस्की मेरा फेवरेट। मैं भी विस्की लूंगा। को पहले मैं जगजीत सिंह की गजल चला देता हूँ। अगर विस्की का प्याला हाथ में हो और साथ में जगजीत सिंह की गजलें ना हो तो माहौल रोमांटिक नहीं लगता। क्या बात है आदित्य, बड़े रोमांटिक मूड में हो। किसी से फिर इश्क हुआ है क्या? हो भी सकता है, क्योंकि तुम अभी भी सिंगल हो, तुम्हें हक बनता है। बता यार, वो किस्मत वाली कौन है? आदित्य, जिस लड़की के साथ तुम लिव इन रिलेशनशिप में थे उस लड़की का क्या हुआ? कभी बताया नहीं? शादी के बाद उर्वशी भाभी से तो तुम्हारी नहीं पटी, ये मालूम है, मगर उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता जिससे इश्क में एक समय तुम दीवाना बने हुए थे। क्या नाम था? जूही। याद आया, याद आया, जूही, बिल्कुल जूही के फूल जैसी। बहुत खूबसूरत है यार। फिर क्यों उससे शादी नहीं की तुमने? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत रोमांटिक हुआ जा रहा हूँ। मेरी भी उम्र हो गई है, बेटा जवान हो गया है। जूही के बारे में फिर कभी बातें करेंगे हम, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे याद है तुम कितने रोमांटिक थे। जूही का हाथ अपने हाथ में डालकर घूमने में तुम्हें कितना मजा आ जाता। क्या जमाना था यार। समय इतनी तेजी से क्यों भागता है, एक जगह ठहर नहीं रह सकता। देखते ही देखते जवानी के दिन निकल गए, बुढ़ापा आ गया। क्यों नहीं हो सकता? क्या गजल सुनना गुनाह है? तुम्हें मालूम है जगजीत सिंह की गजलें मुझे बहुत पसंद है। हाथ में जाम और गजलें नहीं हो तो पीने का कोई मजा नहीं। बात गजल सुनने की नहीं है, तुम्हारे रोमांटिक मूड की बात है। हमसे मत छुपाओ यार, तुम्हारे नस-नस से मैं वाकिफ हूँ। बताना ही पड़ेगा, कौन है वो खूबसूरत हसीना? है कोई? बताऊंगा बाद में, पहले एक एक पेग पी लेते फिर सुकून से बताऊंगा। आज तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। नहीं यार, मैं भी इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। मुझे भी कुछ तुमसे बातें करनी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यूं ही नहीं जाऊंगा। आज मैं अपनी माशूका पत्नी से कहकर ही आया हूँ कि देर से घर लौटूंगा। ये हुई ना बात। चलो फिर संभालो अपना पेग और डूब जाओ अपनी दुनिया में। दोनों ने अपना अपना जाम हाथों में लिया और जगजीत सिंह की गजल सुनते सुनते बड़े रोमांटिक हो उठे। जाम से जाम टकराया और गजल सुनते सुनते पीने का मजा लेने लगे। आदित्य और अभिनव अरोड़ा दोनों पीने और गजल सुनने में बहुत व्यस्त मगन थे। एक एक पेग पीने के पश्चात दोनों ने बैठे बैठे आंखें बंद कर ली और गजल सुनने लगे। जगजीत सिंह की गजल हो, हाथ में जाम हो, तो भला ऐसा कौन होगा जिसे जवानी की मस्ती भरे दिन और इश्क का वो रंगीन जमाना याद ना आएगा। आंखें बंद करते ही आदित्य को वो जमाना याद आ गया जब जूही के साथ वो लंदन में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप में रहने आया था। नई नई जवानी थी, नया नया जोश था। दोनों को ही होश नहीं था दुनिया का। इश्क का सुरूर था, विदेशी हवाओं में गजब का नशा घुला हुआ था। आदित्य का मन अतीत की गलियां में विचरण करने लगा। जूही के साथ बिताया हुआ हर लम्हा मुझे रोमांटिक बना देता था। जब दोनों एक दूसरे में खो जाते थे तो जूही के अंग अंग में इतना नशा होता था कि मैं उस नशे में डूब जाता था। वो बालों में अंगुलियां फेरती थी और मैं नींद के आगोश में समा जाता था। उसके साथ समय बिताने में हर पल मुझे एक नया अनुभव होता था और नया आकर्षण। कहती थी, तुमसे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने स्वर्ग पा लिया। कभी मेरा साथ मत छोड़ना आदि, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। उससे अलग होकर, अकेला रहकर मैंने एक एक पल को याद करके जिया है। जूही भी मुझे याद करती होगी, क्योंकि आखिर उसके सपने भी तो अधूरे रह गए। वो भी तो एक इंसान है। उर्वशी से शादी करके तो मुझे वो आनंद कभी मिला ही नहीं जो जूही से मिलता था। बस पति पत्नी का रिश्ता निभाते निभाते निर्भय पैदा हो गया, वरना मुझे उसमें कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं। उसके जिस्म में जूही जैसा आकर्षण ही नहीं है। कभी कभी प्यार से देखती भी है तो ऐसा लगता है जैसे अभिनय कर रही, इसीलिए तो कभी उसके साथ लगाव महसूस नहीं कर पाया।
दिल के साथ-साथ जिस्मानी लगाव होना भी तो ज़रूरी है, सब कुछ मेरे डैड के प्रेशर के कारण हुआ है, तभी मैं आज जूही से अलग हूँ। अभिनव चोपड़ा भी अपने कॉलेज के ज़माने में पहुँच गया। कॉलेज में जब पहली मुलाकात गीतांजलि आहूजा से हुआ था, तो बस उसे एकटक देखता रह गया। बहुत खूबसूरत और नज़ाकत से भरी हुई गीतांजलि बहुत जल्दी कॉलेज कैंपस में फेमस हो गई थी। उसकी खूबसूरती और नज़ाकत के लिए मैं तो पहले दिन ही दिल हार चुका था, मगर बात बढ़ते-बढ़ते 2 साल लग गए। फाइनल ईयर में पहुँचकर आखिर एक दिन इज़हार-ए-मोहब्बत कर ही दिया मैंने। मेरे हाथ से गुलाब लेकर एक शरारत भरी मुस्कान बिखेर कर मुझे वही घायल करके छोड़ गई थी। बीकॉम करने के पश्चात मैंने एमकॉम किया, उसने भी मेरे साथ उसी कॉलेज से एमकॉम में एडमिशन लिया था। एमकॉम के बाद मैं बिज़नेस में लग गया। कुछ समय के पश्चात एक दिन उसके पापा रिश्ता लेकर हमारे घर आए। मजिस्ट्रेट की बेटी जानकर मेरे पापा ने रिश्ता मंजूर कर लिया और खुशी-खुशी हमारी शादी हो गई। शादी हुए कितने साल हो गए, मगर गीतांजलि में वो कशिश आज भी है जो पहले हुआ करती थी। आज भी उसकी एक नज़र से मैं घायल हो जाता हूँ। ये मोहब्बत भी ना बहुत जानलेवा बीमारी है, जान लेती भी नहीं है और जीने भी नहीं देती। अपने ख़्यालों की दुनिया से अभिनव अरोड़ा बाहर आया और आदित्य अभी भी सोच की दुनिया में गोते मार रहा है। देखकर अभिनव ने थोड़ी ऊँची आवाज़ में कहा, क्या हुआ आदित्य यार, किस ख़्याल में खोए हुए हो? होश नहीं है, कितना समय हो गया? मुझे घर भी जाना है, मगर अभी तक हम बात शुरू ही नहीं कर पाए। हाँ, हाँ, कहो तुम्हें क्या कहना है? तुम मेरी बातों को अदरवाइज़ मत लेना, मैं आज तुझसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। सही-सही उत्तर देना, पूछो तुम क्या कहना चाहते हो? जब तुम जूही के साथ लिव-इन में थे तब क्या वो प्रेग्नेंट हो गई थी? तुमने उससे शादी नहीं की ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तुम्हारी और उर्वशी की शादी में आया था। तुम्हें किसने बताया? मुझे मेरे बेटे ने बताया, क्योंकि जूही की बेटी से ही मेरा सूर्यांश प्यार करता है, उसी से शादी के लिए पागल है। स्पष्ट शब्दों में कह दिया, शादी करूंगा तो लेखा से, वरना जीवन भर कुंवारा रहूंगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उसने जोर डाला कि आप जाकर आदित्य अंकल से पूछ लो तो सच पता चल जाएगा। इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। अभिनव की बातें सुनकर आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ, तुमने जो भी सुना वो सच है। जूही प्रेग्नेंट थी, मैं उससे शादी नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे डैड ने बहुत प्रेशर दिया था मेरे ऊपर और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मुझे घर से निकाल देंगे और रिश्ता तोड़ देंगे। जायदाद से भी बेदखल करने की धमकी भी दी थी। तो जायदाद के लालच में आकर तुमने उस अच्छी भली लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हारा हृदय नहीं काँपा था? जूही के साथ-साथ तुमने लेखा के साथ भी इतना बड़ा अन्याय किया। मैं तो तुम्हें बहुत दिलदार इंसान समझता था, मगर तुम इतने डरपोक इंसान निकल गए। कभी-कभी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं आज तक भुगत रहा हूँ। दूसरी शादी करके मैं कभी खुश नहीं हो पाया, क्योंकि उर्वशी में कभी मैंने वो प्यार महसूस ही नहीं किया जो एक पत्नी को होना चाहिए। ये भी सच है कि मैं जूही से प्यार करता हूँ, इसीलिए उर्वशी को कभी प्यार नहीं दे पाया। आखिर हम अलग हो गए। मैं उर्वशी की बात नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जूही के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? जब पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे शादी कर लेनी चाहिए थी, भले ही तुम्हें जायदाद मिले ना मिले। और इकलौती बेटी से रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं है। अपने डैड की धमकी से डर गए, एक बार डटकर खड़ा होकर तो देखते। चली जाती जायदाद तो क्या होता? तुम इतने पढ़े लिखे हो, किसी भी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर सकते थे। अगर मुझे कहते तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जीएम बनाकर रख लेता, परंतु तुमने जो किया उस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। मुझे जूही और लेखा के लिए बहुत दुःख होता है, सुनकर मेरा कलेजा काँप उठा। मगर तुम इतने निर्मम कैसे हो गए थे? मेरा भी इकलौता बेटा है, मैं जानता हूँ सूर्यांश से हम कितना प्यार करते हैं, इसीलिए तो आज तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। हाँ, उस समय मैं हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अपने मॉम-डैड को खोने का डर मेरे मन में था। उनको खोने के बारे में सोच नहीं पा रहा था। जायदाद की बात तो बाद में आती है। आज तो तुमने सब कुछ खो दिया, ना पत्नी, ना निर्भय को माँ मिली, ना जूही को पति मिला, ना लेखा को अपने डैड मिले। कितनी ज़िंदगियाँ बिखरी पड़ी हुई है। अब क्या करोगे? लेखा को अगर मैं बहू ना बनाऊँ तो एक और ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी। क्या करूँ बताओ? कहते-कहते अभिनव अरोड़ा विचलित हो उठा। तुम क्या चाहते हो बताओ, मैं वही करूँगा। मैं तो अब भी जूही को अपनाना चाहता हूँ, मगर वो तैयार नहीं है। कैसे तैयार होगी? इतना बड़ा धोखा करने के बाद कोई लड़की कैसे तैयार हो सकती है? कैसे विश्वास कर सकती है? मुझे कोई रास्ता बताओ अभिनव, तुम मेरे दोस्त हो, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर कहा आदित्य ने। तो जूही से कोर्ट मैरिज कर लो, लेखा को अपना लो। उसके बाद मैं सूर्यांश से तुम्हारी बेटी की शादी करा सकता हूँ, फिर हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे। अनमेरिड माँ की लड़की से मेरी बेटी की शादी होगी तो मेरे सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते में दरार पड़ जाएगी।
बिजनेस में बुरा असर पड़ेगा, मुझे भी तो इसी समाज में जीना है। वैसे तुम्हारे बेटे निर्भय को कोई आपत्ति तो नहीं होगी, उसको भी दुःख नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी माँ नहीं है। अरे नहीं, निर्भय तो जूही को बहुत सम्मान देता है, अपनी माँ जैसी मानता है। निर्भय कैसे जानता है जूही को? जूही स्कूलों में जाकर मोटिवेशनल टॉक देती है, वहीं पर निर्भय से मुलाकात थी। निर्भय उसे बहुत पसंद करने लगा तो बाद में मेरी रिक्वेस्ट पर कुछ बच्चों का मोरल क्लास लेने लगी। उसी समय से निर्भय जूही को जानता है। सूर्यांश भी तो उसी स्कूल में जाता था। लेखा से दोस्ती हुई थी। जूही से मेरी शादी हो जाएगी तो निर्भय सबसे ज्यादा खुश होगा क्योंकि जूही भी निर्भय को बहुत प्यार करती है। फिर तो कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लो, फिर मैं रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आता हूँ और तुम आओ रिश्ता लेकर मेरे घर। मगर अकेले नहीं, साथ में जूही भाभी होनी चाहिए, साथ में लेखा को भी ले आना, सबसे मुलाकात हो जाएगी। अभिनव मुस्कुरा पड़ा। सबसे पहले मुझे लेखा से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो मुझसे बहुत खफा है, मुझसे बहुत नफरत करती है। उसमें मुझे धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में नौकरी करने आ रही है, धीरे धीरे मैं उसे अपने व्यवहार से बदल दूंगा, उसके बाद ही शादी हो सकती है। थोड़ा सा समय दो मुझे अभिनव, तुम अपने बेटे सूर्यांश को समझा देना सारी बातें। जूही से मेरी बात हो चुकी है, जूही को तो मैं मना लूंगा, मगर लेखा बहुत जिद्दी है। जिद्दी क्यों नहीं होगी, उसने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, लोगों की बहुत बातें सुनी हैं। एक अनमैरिड माँ होने के कारण उसे लोगों से बहुत तिरस्कार दिया है, उसके मन में गहरा घाव है। ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। जूही भाभी का फोन नंबर मुझे दे दो, मुझे थोड़ा बहुत जानती तो है, मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें मना लूंगा। बड़ा एहसान होगा अगर तुम जूही को तैयार कर लिया। जो भी करना सोच समझ कर करना, कहीं बात बिगड़ ना जाए। डोंट वरी यार, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें याद नहीं है क्या गीतांजलि को मैंने कैसे मनाया था? उसको चाहने वाले बहुत से लड़के थे, आखिर आज वो मेरी पत्नी है कि नहीं, कहकर जोर जोर से फिर हंस पड़ा अभिनव। हाँ, सब याद है। मोहब्बत आजम, आप तो बिल्कुल मोहब्बत के बादशाह थे और मीठी मीठी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। मुझे पता है जूही को अच्छे से कन्विंस कर लेगा। आदित्य धीरे से मुस्कुरा पड़ा। आज उसे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि उसका दोस्त साथ दे रहा है। बहुत दिन से यही सोच रहा है कि जूही को समझाने वाला कोई मिल जाता तो अच्छा होता। शायद ईश्वर ने ही अभिनव को भेज दिया है। अब मामला ठीक होता दिख रहा है, बस मुझ पर विश्वास रखना। विश्वास की दो रिश्तों के बीच सबसे मजबूत सेतु है। मुझे पूरा विश्वास है तू जूही को समझा लेगा, वो भी हो जाएगा। जूही का मामला तो मैं गीतांजलि के हाथ में देना चाहता हूँ। मजिस्ट्रेट की बेटी है तो वो काफी अच्छे से नियत कानून हैंडल कर लेगी। बस समझो, तुम्हारा मामला सेट होने ही वाला है। तुम बस अपनी बेटी लेखा को कन्विंस कर लो, फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगेगा यार, अभी मंडे को ज्वाइन करने वाली है लेखा, उसके बाद धीरे धीरे उसे समझाना पड़ेगा। इतने सालों से मन में जो नफरत की बर्फ जमी है उसे धीरे धीरे पिघलाना पड़ेगा। मुझे भी किसी की बात जल्दी नहीं है। अभी तो सूर्यांश ने केवल एमबीए किया है, मैं चाहता हूँ बिजनेस में भी सेटल हो जाए, फिर शादी करेंगे उसकी। तब तक हम किसी नतीजे पर पहुंच ही जाएंगे। हमारे बीच में जो बातें हुई है ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। कोर्ट मैरिज करने के बाद तुम अपने नजदीकी दोस्तों बिजनेस पार्टनर को बुलाकर एक पार्टी करना। उस पार्टी में किसी कुछ न्यूज़पेपर वालों को बुला लेना, कुछ मीडिया वालों को बुला लेना। पेपर में बात छप जाएगी तो सब लोग जान जाएंगे कि जूही तुम्हारी पत्नी है और लेखा तुम्हारी बेटी। फिर सारा झंझट खत्म है। वैसा ही होगा जैसे तुमने प्लानिंग की है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। दे दिया वक्त, चैन से आराम से करो, मुझे चलना चाहिए। आदित्य, रात बहुत हो गई, तुम्हारी भाभी को तुम नहीं जानते। मैंने कहा मैं 12 बजे तक लौट कर आ जाऊंगा। 12:05 भी हुआ तो 5 मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। तुम बहुत लकी हो यार, भाभी आज भी तुम्हें इतना प्यार करती है, वरना इस उम्र तक आते आते प्यार की गर्माहट बर्फ में बदलने लगती है। ये तो तूने सही कहा, गीतांजलि के प्यार में अभी भी गर्माहट है। ये कहकर हंस पड़ा अभिनव अरोड़ा। तेरा शरारती स्वभाव अभी तक गया नहीं है, बेटा भी तेरे जैसा ही होगा। मेरा भी दामाद बनने वाला है, बिल्कुल आशिक मिजाज दामाद। आदित्य भी हंसने लगा। जैसा बाप वैसा ही बेटा, दोनों की मोहब्बत के आजम और जिद्दी भी। तुम्हें अपने दामाद को संभालना पड़ेगा, जरा सी भी इधर उधर हुआ तो बुरा मान जाएगा। संभाल लूंगा यार, इसी में तो जिंदगी का मजा है। बस मेरी लेखा का जीवन सफल हो जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मेरा बहुत बड़ा कर्तव्य, इसे मैं पूरा करके प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, चाह है तो राह अवश्य खुद ब खुद निकल जाएगी। बस यार कोशिश करते रहना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। सी यू सून। अच्छा यार, जितनी जल्दी हो सके मिलते हैं, इंतजार रहेगा तुम्हारे बुलावे का। अभिनव अरोड़ा आदित्य के घर से निकल पड़ा। आदित्य ने भी उसे पीछे से देखकर एक लंबी सांस ली और खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। लेखा ने आदित्य की कंपनी ज्वाइन कर ली, अपना काम भी अच्छे से संभाल लिया। काम के बीच में ही वो मौका ढूंढती कि कब समय मिले और आदित्य चोपड़ा को
2-4 खरी-खोटी बातें सुनाई जाए। आदित्य कंपनी का मालिक है मगर लेखा को इस बात से कुछ लेना-देना नहीं है। कंपनी छूट भी जाएगी तो दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, इसीलिए वो बेफ़िक्र है। कहीं नहीं मिलेगी तो उर्वशी आंटी की कंपनी में तो अवश्य मिलेगी। एक बार उसकी मम्मा ने भी कहा था मगर अपनी जिद के कारण उसने आदित्य की कंपनी जॉइन की। फाइनेंस मैनेजर के बताए अनुसार लेखा बहुत होशियार है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। ये सुनकर आदित्य बहुत खुश है। आदित्य भी मौका ढूंढता कब लेखा से बात करे, अच्छे व्यवहार से उसे बदलने की कोशिश करे। अभी तक तो उसे कोई ऐसा मौका न मिला, न ही लेखा ने कोई मौका दिया। जब भी लेखा ने आदित्य की मुलाकात होती है तो आदित्य बहुत खुश होकर मुस्कुराकर बातें करता है, मगर लेखा के चेहरे पर अजीब सा तनाव और आंखों में गुस्सा समाया हुआ रहता है। आदित्य ने कई बार समझाया भी है कि बेफिक्र और बिंदास होकर काम करो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर टेंशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए खुश रहा करो। लेखा के मन में भी कुछ और ही चलता रहता है, इसीलिए इन सब बातों का कोई असर नहीं होता उस पर। पता नहीं क्यों आदित्य को देखते ही उसके अंदर का क्रोध जागृत होने लगता है और उसका असर चेहरे पर दिखता है। ऐसे ही लेखा और आदित्य के बीच में जब मौका मिलता नोक-झोंक तकरार का, कभी मीठा कभी नमकीन स्वाद के साथ दिन गुजरने लगे। जितना लेखा आदित्य को चोट पहुंचाने की कोशिश करती, आदित्य उतने ही प्यार से उसे जवाब देने की कोशिश करता। लेखा के मन का दर्द जब भी शब्दों में फूट पड़ता, आदित्य उस पर प्यार से मरहम लगाने का प्रयास करता। एक दिन लेखा ने आदित्य का आमना-सामना हो गया, दोनों की आंखें मिली। लेखा आंखें फेर कर जाने लगी तो आदित्य ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसने लेखा की आंखों में नफरत की आग देखी थी। लेखा को रोककर उसने पूछा, क्या हुआ लेखा, तुम उदास और गुस्से में लग रही हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं कुछ नहीं, कहकर लेखा ने आगे कदम बढ़ाया था कि आदित्य ने फिर उसे रोका। कहा, कुछ तो बात है, बताओ क्या बात है, मुझे पर्सनल बातें भी शेयर कर सकती हो। आदित्य की बात सुनकर लेखा ने तुनक कर कहा, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, पर्सनल बातें शेयर करने नहीं। ओके, आई नो यू आर वेरी ऑनेस्ट, काम के प्रति तुम्हारा लगाव बहुत अच्छा है, देखकर मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु तुम मेरी बेटी समान हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। बेटी समान हूँ, बेटी तो नहीं, क्या करूँ आपसे पर्सनल बातें शेयर कर। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, थोड़ी देर के लिए मान लेते तुम मेरी बेटी हो, बोलो क्या बात है। चेहरे पर इतनी उदासी और आंखों में गुस्सा क्यों दिख रहा है? मेरे फादर के बारे में जब भी कोई बात याद आती है फिर कोई पूछ लेता है, तुम्हारे फादर का नाम क्या है? जब मेरा गुस्सा होना वाजिब है, क्या बताऊं लोगों को मेरे फादर को ना उनका नाम क्या है? बोलिए सर, मेरी बातों का कोई जवाब है आपके पास? जानबूझकर लेखा आदित्य को चोट पहुंचाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती। लेखा की बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया। सचमुच बेचारी कितनी परेशान रहती है अपने फादर को लेकर। सारी गलती मेरी है, मैं चाहकर भी उसे ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। अचानक बात सुनकर न जाने कैसा रिएक्शन हो, इसीलिए मुझे सब कुछ धैर्य के साथ सामना करना पड़ेगा। क्या हुआ सर, चुप क्यों हो गए? मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे? जानबूझकर परेशानी में डालने के लिए लेखा ने आदित्य पर सवालों का बाण चलाया। क्या जवाब दूं, वही सोच रहा हूँ। आप सोचते रहिए, मैं काम के लिए जा रही हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, आज पूरा काम करके जाना है। लेखा ने जवाब का इंतजार किए बिना अपनी केबिन की ओर बढ़ गई। जब लेखा की मुलाकात आदित्य से होती है, आदित्य पर कुछ न कुछ तीखी बातों का बाण चला देती है। आदित्य अंदर ही अंदर छलनी हो जाता है, मगर चेहरे पर दर्द का असर दिखने नहीं देता। इस तरह दोनों के बीच एक मूक युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कब तक चलता रहेगा किसी को नहीं पता, पता है तो केवल समय को। आज अचानक लेखा की तबीयत थोड़ी खराब लगने लगी, हल्की सी हरारत है शरीर में, तो उसने अब मम्मा को फ़ोन किया, मम्मा आज मुझे ऑफिस से लेकर जाना। क्यों, क्या हो गया? तबीयत थोड़ी खराब है। अचानक तबीयत को क्या हो गया? फीवर जैसा लग रहा है, पूरा शरीर टूटा है, सिर बहुत दुख रहा है। बेटा आज एक जरूरी मीटिंग अटेंड करना है, इसीलिए लौटने में देर हो जाएगी, तुम वहाँ से कार बुक करके घर चली जाना। हमेशा मैं तुम्हारे साथ तो नहीं दे सकती बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद ही मैनेज कर लिया करो, मेरी भी मजबूरी है, कई बार चाहकर भी निकल नहीं पाते हैं। ठीक है मम्मा, मैं चली जाऊंगी, ठीक से जाना बेटा, पहुंचकर मुझे एक कॉल कर देना। ओके मम्मा, बाय बाय बेटा। लेखा अपने मैनेजर से कहकर अपने केबिन से निकल पड़ी। घर जाने के लिए तो आदित्य से अचानक उसकी मुलाकात हो गई। वो आदित्य को अनदेखा करके जाना चाहती थी, मगर आदित्य ने उसे रोक लिया। कैसा चल रहा है काम, अच्छा लग रहा है ना? अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो बताना, फिर कहीं और शिफ्ट करेंगे आपको। अच्छा लग रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है सर। लेखा जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। गुड, वेरी गुड, कुछ समझाना है आपको, थोड़ी देर मेरे लिए केबिन में आ जाओ। नहीं सर, अभी मैं घर जा रही हूँ, मैंने आपके मैनेजर से परमिशन ले ली है, लेखा ने सपाट सा जवाब दिया। इतनी जल्दी घर जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? वैसे आपको देखकर ही लग रहा है तबीयत कुछ नासाज है, ऐसा लग रहा है आंखें छलछला रही है।
ऐसा तो तब होता है जब टेम्परेचर रहता है। सॉरी, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं सर, आप इतने कामों में बिज़ी रहते हैं, ध्यान नहीं कहीं होगा इसीलिए आपने ध्यान नहीं देखा। अच्छा तो मैं निकल रही हूँ। तुम्हारी मॉम लेने आ रही है क्या? कैसे जा रही हो? नहीं, मॉम नहीं आ पाएगी। आज उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं कार से चली जाऊँगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, रहने दीजिए, आपका समय बहुत कीमती है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं मुझे जैसी साधारण सी लड़की के लिए? मैं अपनी कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, आप ओनर हैं। लोग देखेंगे तो आपकी बदनामी होगी, बुरा भला कहेंगे। लोगों की बातों पर मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मगर आप इज्जतदार इंसान हैं, आप पर असर होगा। मैं चली जाऊँगी। जानबूझकर लेखा ने तीखी बातों का प्रहार किया। लेखा की तीखी बातों के प्रहार से आदित्य को ऐसा लगा किसी ने विष भुजा तीर चलाया। फिर स्वयं को संभालते हुए कहा, जिद मत करो लेखा, मैं छोड़कर आता हूँ। आप खुद को साधारण समझ रही है, मगर मेरे लिए साधारण नहीं है। मेरी कंपनी की एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है। रहा सवाल लोगों की बातों का, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की तबीयत खराब और उसको नज़रअंदाज कर दो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले है, बाद में अपनी इज्जत। किसी इंसान की मदद करने से इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत इतनी कमज़ोर नहीं है। आदित्य की बात सुनकर लेखा मन ही मन सोचने लगी, जब मेरी माँ के साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया था तब इतनी अच्छी बातें याद नहीं थी क्या? अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से क्या फ़ायदा? आपके मुँह से ये सब बातें शोभा नहीं देता। पहले बहला फुसला नहीं सकते थे आप? मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं। लेखा चुपचाप खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। देखकर आदित्य ने फिर कहा, चुप खड़ी होकर क्या सोच रही हो? तबीयत खराब है? आइए कार में बैठ जाइए। न चाहते हुए भी लेखा आदित्य के पीछे पीछे चल पड़ी और जाकर चुपचाप कार में बैठ गई। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और वैसे भी आदित्य से ज़्यादा बातें करना उसे पसंद नहीं है। कार सीट में सिर टिकाकर उसने आंखें बंद कर ली। आदित्य उसे कुछ देर अपलक देखता रहा। कितनी मासूम लग रही है इस तरह सोते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासूम सी कली अभी खिलकर मुस्कुराई है। नाक नक्शा, आंखें, सब कुछ तो मेरे जैसे ही है, रंग भी मेरे जैसा ही है। इसे देखकर कोई एक बार शक होता कहीं आदित्य की बेटी तो नहीं, पर लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं। कार अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, इसीलिए लेखा की आंख खुल गई। आंखें खोलते आदित्य ने अपनी आंखें दूसरी ओर कर ली और लेखा से छिपी नहीं। उसने देखा आदित्य चुपचाप बैठे कुछ सोच रहा है। आप चुपचाप बैठकर क्या सोच रहे हैं सर? कार स्टार्ट नहीं करेंगे क्या? हाँ हाँ चलते हैं, कहकर आदित्य ने कार स्टार्ट कर दी। वो जैसे ही सपने से जाग उठा। चुपचाप बैठकर आप क्या सोच रहे थे? मेरे बारे में सोच रहे थे कि लड़की कितना रूड बिहेव करती है, मुझसे परमिशन लिए बिना घर जा रही है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, मैं कुछ और सोच रहा था। चलो तुम्हें पता चल जाएगा, आगे बढ़ते। आदित्य ने कार की स्पीड बढ़ा दी। लेखा ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। काफी देर हो गया मगर लेखा का घर अभी तक नहीं आया। सोचकर उसने आंखें खोली तो देखा कार किसी और दिशा की ओर बढ़ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अचानक सवाल कर दिया, कार तो किसी और दिशा की ओर जा रही है, मेरे घर जाने के लिए दूसरी सड़क पकड़नी पड़ती है, आप कहीं गलत सड़क में तो नहीं आ गए? लेखा की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराकर लेखा की ओर देखा मगर कुछ कहा नहीं। आदित्य को मुस्कुराते हुए देखकर लेखा को और गुस्सा आया तो उसने तेज आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बुखार है और आप मुस्कुरा रहे, बता भी नहीं रहे कि कहाँ जा रहे हैं, हम इधर से घूम कर क्यों जा रहे हैं? सीधी रोड छोड़कर आदित्य फिर मुस्कुराकर लेखा की ओर देखा, फिर कहा, हम घर पहुँच जाएंगे, चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। अब तक तो हम घर पहुँच भी जाते मगर पता नहीं आप किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच सच बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? लेखा ने और तेज आवाज़ में कहा। आदित्य ने अचानक कार में ब्रेक लगा दी और कार एक झटके में रुक गई। लेखा को एक झटका लगा। उसने सामने देखा तो एक डॉक्टर का क्लिनिक है। उसने फिर प्रश्न किया, क्लिनिक में क्यों लेकर आए आप मुझे? लोग क्लिनिक में और क्यों आते हैं, आप अच्छे से समझती है। अब आप बड़ी हो गई है। हाँ मुझे पता है मगर मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना, मेरी मम्मा आ जाएगी तो उनके साथ मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। आप मुझे घर लेकर चलिए, नहीं तो मैं खुद यहाँ से कार लेकर चली जाऊंगी। गुस्से से और बुखार से लेखा का चेहरा तमतमा रहा था। लेखा को शांत करने के लिए अचानक आदित्य ने उसके माथे पर हाथ रखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तुम्हें तो तेज बुखार है लेखा, इस हालत में तुम अकेली नहीं जा सकती, बिना डॉक्टर को दिखाए भी नहीं जा सकती। तबीयत खराब, गुस्सा नहीं करते, तबीयत और खराब हो जाएगी। आओ अंदर आओ, डॉक्टर मेरा दोस्त है, तुम्हें दिखा देते हैं, फिर जल्दी से घर छोड़ देंगे। लेखा के इतना गुस्सा करने के पश्चात भी आदित्य बिल्कुल शांत है। देखकर लेखा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कंपनी का मालिक होकर मुझे घर छोड़ने जा रहा है, डॉक्टर के पास लेकर आया। मैंने गुस्से में इतना कुछ कहा मगर फिर भी शांत है। इसका मतलब मम्मा ने सही कहा, मिस्टर आदित्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
तो मुझे क्या करना चाहिए? इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेना चाहिए, बदला लेने की बात छोड़ देनी चाहिए? क्या हुआ लेखा? घड़ी-घड़ी क्या सोच रही हो? देर मत करो, जल्दी से डॉक्टर को दिखा दो, मेडिसिन ले लो। अभी वायरल फीवर का सीज़न चल रहा है, ईश्वर ना करे वायरल फीवर हो। आप पहले चलिए, मैं आती हूँ आपके पीछे-पीछे। इस बार लेखा बिल्कुल शांत लग रही थी। चेकअप करके डॉक्टर को बता दिया कि वायरल फीवर है, कुछ दिन आराम की ज़रूरत है। मेडिसिन भी दे दिया, कब कैसे खाना है सब बता दिया। आदित्य ने एक मेडिसिन की दुकान के सामने रुककर मेडिसिन लेकर लेखा को समझा दिया और उसके हाथ में दे दिया। फिर दोनों कार में बैठ गए। कार फिर चल पड़ी। कार चलाते चलाते आदित्य ने लेखा को समझाया, अच्छे से मेडिसिन ले लेना और अभी घर में आराम करो, ऑफिस की चिंता मत करो। आराम करने से जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर आ जाना ऑफिस। आदित्य की बातें लेखा को आज पहली बार बहुत अच्छी लगी। उसने आंखें बड़ी-बड़ी करके कहा, अभी तो मैंने कंपनी ज्वाइन की, अभी मैं इतनी छुट्टी लूँगी तो कैसे चलेगा? जो काम मैं कर रही हूँ वो तो अधूरा है, पूरा करना भी तो ज़रूरी है। मेडिसिन लेकर मैं ऑफिस आ जाऊँगी, मेडिसिन लेने से ठीक हो जाऊँगी। बिल्कुल नहीं, ऑफिस बिल्कुल मत आना। आपकी मम्मा का फ़ोन नंबर दे देना, फ़ोन करके मैं उसको बता दूँगा कि आपका ध्यान रखे और ऑफिस ना आने दे। इस समय रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इस बार आदित्य थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। आदित्य के पास जूही का फ़ोन नंबर है, फिर भी लेखा सब कुछ ना समझे, इसीलिए उसने बहाना बनाया। मेडिसिन लेकर मैं ठीक हो जाऊँगी सर, मैं आ जाऊँगी ऑफिस। आप बहुत ज़िद्दी हो, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। मेरे कहने का मतलब आपकी मम्मा भी ज़िद्दी है क्या? गलती करते-करते बात संभाल ली आदित्य ने। आदित्य की बात सुनकर लेखा मंद-मंद मुस्कुराने लगी। इसका मतलब मिस्टर आदित्य चोपड़ा अभी भी मेरी माँ से प्यार करता है, अभी इतना कुछ कर रहा है, मेरी माँ को भूल नहीं पा रहा है। मगर मैं इतनी आसानी से बताने वाली नहीं हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे पता आपको मालूम है। फिर भी थोड़ा-सा तड़पाना भी बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ, आप मुस्कुरा रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, गोली खा ली है ना डॉक्टर के पास बैठकर, तो बुखार थोड़ा कम लग रहा है। आप कुछ मम्मा के बारे में कह रहे थे मगर फिर बातें बदल दी। क्या कहना चाहते थे? आप मेरी मम्मा को जानते हैं क्या? लेखा की बात सुनकर आदित्य फिर परेशानी में पड़ गया। नहीं, बात फिसल गई। मैं कहना चाहता था कि आपकी मम्मा भी ज़िद्दी होगी, तभी आप इतनी ज़िद्दी हैं। लेखा ने फिर मुस्कुराकर आदित्य की ओर देखते हुए कहा, अच्छा ये बात है। अचानक बात फिसल गई। समझ में आया, पर किसी अनजान इंसान के लिए ऐसी बात फिसलनी तो नहीं चाहिए। इस बार लेखा की बात सुनकर आदित्य फिर चुप हो गया। कहीं इसे पता तो नहीं है कि मैं ही इसका पापा हूँ? इसे पता और पता न होने का नाटक तो नहीं कर रही है? वैसे लेखा की उम्र भी इतनी है कि सब कुछ समझती है, मुझे ही बुद्धू बना रही है ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे से मैं भी संभल कर बातें करूँगा। जब तक इस परिवर्तन नहीं आ जाता तब तक मुझे थोड़ा संभल कर ही रहना पड़ेगा। कार तेज़ी से चल रही थी तो अचानक लेखा ने पूछा, आपने इस रोड में गाड़ी मोड़ दी, आपको हमारा घर मालूम है क्या? नहीं, आपने जैसे बताया था वैसे ही गाड़ी मोड़ दी। बताइए कौन सी गली में जाना है? बस इधर से लेफ़्ट ले लीजिए, इसके बाद राइट टर्न ले लीजिए। सामने एक छोटा सा मैदान है, उसके अपोजिट साइड में मेरा घर है। जैसे लेखा ने कहा वैसे ही आदित्य ने गाड़ी मोड़ दी और मैदान के सामने आकर कार में ब्रेक लगा दी। लेखा ने अंगुली से अपना घर दिखाते हुए कहा, वो रहा मेरा घर। आइए आप घर में एक कप कॉफ़ी पी लीजिएगा, अगर आपके पास समय है तो, और मेरी नानी से भी मिल लीजिएगा। फिर आऊँगा मैं आपको देखने। जब आपकी मम्मा भी रहेगी तब कॉफ़ी पी लेंगे उनके साथ बैठकर। अभी आप घर जाओ, घर जाकर मेडिसिन लेना, टाइम से रेस्ट करना, ऑफिस बिल्कुल मत आना। पूरे 1 सप्ताह के लिए छुट्टी दे दी हमने, ठीक है? अब मैं आता हूँ। लेखा उतर गई तो आदित्य ने कार आगे बढ़ा दी। गाड़ी को पीछे से जाते हुए लेखा देख रही थी और सोच रही थी, सचमुच परिवर्तन आया है मिस्टर आदित्य चोपड़ा में। आज उन्होंने जो भी किया एक कंपनी के मालिक के हिसाब से नहीं किया, एक फादर को जो करना चाहिए था वही किया। मजबूरी है इसीलिए घर तक नहीं आए। अगर मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे देखने अवश्य आएंगे, मुझे बिना देखे रह ही नहीं सकते, इसका मतलब मुझसे भी उनको बहुत प्यार है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सोचते सोचते लेखा अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर जूही ने देखा लेखा अभी आंखें बंद कर लेटी हुई। उसका माथा छूकर देखा तो माथा बिल्कुल दब रहा है, अर्थात बुखार काफी तेज है। मेडिसिन लेने के बाद भी पूरी तरह बुखार नहीं उतरा है। माथे पर हाथ रखते ही लेखा ने आंखें खोल दी। खड़ा उठी, मम्मा बहुत सिर दुख रहा है, पूरा बदन टूट रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठो। हाँ बेटा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर तुम्हारे पास ही बैठूंगी। तुम अभी थोड़ी देर आंखें बंद करके लेटी रहो। रात को क्या खाना चाहती हो? कुछ नहीं मम्मा, मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आप मेरे पास आकर बैठो।
कुछ तो खाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो मेडिसिन कैसे लोगी? हल्का-फुल्का कुछ खा लेना, कल सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएँगे। अभी तो रात हो गई, घर में बुखार की जो मेडिसिन है खाकर सो जाना। रेखा डॉक्टर के पास से होकर आई है, अभी तक किसी को नहीं बताया। अभी उसको बताने का मन भी नहीं हो रहा है, इसीलिए आँखें बंद करके चुपचाप लेटी हुई है। तुमने बताया नहीं, तुम क्या खाओगी? जो मन में आए बना दो, खाने की कोशिश करूँगी। गुड गर्ल, मैं अभी आती हूँ, अंजलि को भी बता देती हूँ क्या बनाना है। जूही फ्रेश होकर किचन में गई। अंजलि ने कहा रात को लेखा के लिए खिचड़ी बना देना, थोड़ा सा खा लेगी तो मेडिसिन दे सकती है। फिर वो लेखा के पास आकर बैठ गई, उसके सर पर हाथ फेरने लगी। मम्मा सिर दबा दो ना, बहुत दुख रहा है। हाँ बेटा, मैं सिर दबा देती हूँ, तुम आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करो। ऐसी हालत में तुम अकेली कार कैसे आई? मुझे लगा तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। इतनी खराब है तबीयत, फ़ोन पर बता देना चाहिए था ना बेटा। ऐसे में अकेले आना ठीक नहीं है। अकेली कहाँ आई थी मम्मा, फिर किसके साथ आई? मिस्टर आदित्य चोपड़ा को पता चल गया था, उन्होंने मुझे अकेले आने नहीं दिया। मुझे लगकर डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, रखी है उधर टेबल के ऊपर, आप देख लेना। डॉक्टर ने बोला है वायरल फीवर है। डॉक्टर दिखाने के बाद मुझे घर पर भी वहीं छोड़कर गए, आराम करने के लिए कहा है। 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी मुझे। क्या आदित्य तुम्हें लेकर गया था डॉक्टर के पास और घर पर भी छोड़कर गया? आश्चर्यचकित हो गई जूही। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना मम्मा? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि मिस्टर आदित्य चोपड़ा इतना बदल गए। मैं तो न जाने क्या-क्या सोच रही थी उनके बारे में, बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी, उन्हें कैसे परेशान करना है, क्या-क्या बातें सुनानी है। मैंने कहा था ना बेटा, आदित्य बुरा इंसान नहीं है, बुरे थे उसके डैड, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी आज दोराहे पर खड़ी है। मम्मा, ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी आपको नहीं भूल पाए, इसीलिए तो मेरा इतना ध्यान रख रहे थे। शायद मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना नहीं चाहते, गलती का प्रायश्चित करना चाहते, इसीलिए अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं। कई बार कहा है मुझसे तुमसे मिलना चाहते हैं, मगर मैंने मिलने नहीं दिया। उसके लिए मेरे मन में बहुत नफरत थी, मगर धीरे-धीरे आँखों पर पड़ी धूल की परत हट रही है। उसके व्यवहार के कारण मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चाहते क्या है, कैसे प्रायश्चित करना चाहते हैं? हम दोनों को दोबारा अपनाना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है क्या मम्मा? इतने सालों के बाद क्या हम लौटकर उनके पास जा सकते हैं? हमने समाज में जो अपमान तिरस्कार सहा है, क्या उसकी कीमत वो दे सकते हैं? इतनी बातें क्यों सोच रही हो बेटा? जो वक्त निकल गया वो लौटकर कभी नहीं आता, मगर वर्तमान तो सुधार सकते हैं ना हम लोग। पर कैसे मम्मा? आप क्या उनके पास लौटकर जाना चाहती हो? नहीं रे पगले, ऐसा संभव है क्या? यूं ही उनके पास लौट जाना संभव नहीं है। सम्मान के साथ अगर मुझे समाज के सामने अपनाना आता है तो एक बार सोच सकती हूँ, मगर उसमें भी संदेह अभी तक पक्का नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ। तुम अभी ज़्यादा बातें मत करो, ये सब बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ी देर सो जाओ, तब तक खाना बन जाएगा। मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं बैठकर खिला दूँगी। ठीक है मम्मा, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। आप सिर दबा दिया तो थोड़ा-सा हल्का लग रहा है, नींद भी आ रही है। लेखा ने अपनी आँखें बंद कर ली तो जूही उठकर किचन में चली गई देखने के लिए कि खिचड़ी बनी है कि नहीं। थोड़ी सी खिचड़ी खाकर मेडिसिन लेकर रात को थोड़ी देर सोई लेखा। आज जूही भी उसके पास हो गई, क्योंकि साथ में किसी का होना बहुत ज़रूरी है। रात को अचानक लेखा के कराहने की आवाज़ सुनकर जूही की नींद टूटी। उसने लेखा के माथे पर हाथ रखा, पाया माथा जैसे आग की तरह तप रहा है। आंखें बंद करके ही लेखा बड़बड़ा रही थी, मम्मा मैं मर जाऊंगी, मम्मा मेरा सिर फटा जा रहा है, मम्मा मेरा सिर दबा दो, मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा है। जोर जोर से रोने लगी लेखा। जूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसी हालत में क्या किया जाए। उसने फ़ोन उठाया, आदित्य को फ़ोन लगाया। आदित्य भी गहरी नींद में था। फ़ोन की रिंगटोन सुनकर उसकी नींद टूटी। उसने फ़ोन उठाया तो देखा जूही का फ़ोन है। उसका दिल काँप उठा, कोई बुरी खबर तो नहीं है? लेखा की तबीयत ठीक तो है ना? हेलो, हाँ जूही बोलो, लेखा कैसी है? आदित्य इसीलिए तो फ़ोन लगाया, बहुत तेज़ बुखार है, आँख बंद करके ज़ोर-ज़ोर से रो रही है, करा रही है, बुरी-बुरी बातें कह रही है। मुझे ऐसा लगता है बुखार के मारे उल्टी-पुल्टी बातें कर रही है। बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इतनी रात को तुम आओगे कैसे? तुम्हारी नींद भी तो तोड़ दी। तुम अभी लेखा का ध्यान रखो, मेरी चिंता मत करो। जिस डॉक्टर को दिखाया था उसी डॉक्टर का हॉस्पिटल भी है, वहीं पर एडमिट कर देंगे। डॉक्टर को सब कुछ मालूम है। अच्छा ठीक है, तुम आराम से आना। ओके, मैं रखता हूँ। जल्दी से तैयार होकर निकलता हूँ। उसके सर पर पानी की पट्टी करो ताकि बुखार कंट्रोल में रहे। मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, रखता हूँ। अच्छा ठीक है। लेखा को सलाइन की बोतल चढ़ रही है, पास में जूही बैठी है। आदित्य भी वहीं पर रुका हुआ है। आदित्य
अब तुम जाकर थोड़ी देर सो जाओ, मैं लेखा के पास बैठी हूँ ना, जूही ने आदित्य से कहा। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगी, बल्कि तुम घर चली जाओ। घर में तुम्हारी मॉम भी अकेली, उनको रात को इस तरह अकेली छोड़ना ठीक नहीं है। उनकी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ नहीं होगा, मॉम को रह लेगी, एक दिन की तो बात है, सुबह तक लेखा का बुखार उतर जाएगा तो मैं चली जाऊंगी घर। नहीं, मेरे हिसाब से उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेखा को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम अभी चली जाओ मॉम के पास, मैं यहीं पर रहता हूँ, सुबह तुम आ जाना, फिर मैं चला जाऊंगा घर। किसी न किसी को तो रहना पड़ेगा लेखा के पास, तुम्हारी रात को नींद भी नहीं हुई, दिन भर तुम काम करते रहे, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए आदित्य। जूही, तुम वैसी हो, वैसी की जिद्दी हो, इतनी उम्र हो गई मगर तुम्हारी जिद कम नहीं हुई, मैं कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। इस समय आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेखा जाग जाएगी तो मेरे बारे में पूछेगी। लेखा अभी नहीं जागेगी, डॉक्टर ने नींद की गोली दी उसे, अभी वो आराम से सोएगी। जब जाग जाएगी तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम जाओ। पर तुम जाओगी कैसे इतनी रात को? एक काम करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर है, डॉक्टर की गाड़ी भी है, डॉक्टर से कहकर तुम्हें छुड़वा देता हूँ। डॉक्टर मेरा दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर डॉक्टर को परेशान करोगे। और कोई रास्ता नहीं है जूही, इतनी रात को टैक्सी बुक करके जाना ठीक नहीं है। ये दिल्ली शहर है, टैक्सी मिलेगी भी या नहीं पता नहीं, मैं जो कह रही हूँ वही करो। ठीक है, इंतजाम कर दो, मैं चली जाती हूँ, सुबह सुबह आ जाऊंगी, तुम दोनों के लिए थोड़ा सा नाश्ता बना कर लाऊंगी। मेरे लिए मत लाना, मैं हॉस्पिटल में कुछ नहीं खाऊंगा, घर जाकर फ्रेश होकर ही खाऊंगा। दिन भर मैं यहीं रहूंगी, तुम ऑफिस चले जाना। मेरे ऑफिस की चिंता तुम मत करो, मेरी कंपनी है, मैं नहीं जाऊंगा तो चल जाएगा। अगर 2-3 दिन ऑफिस नहीं गया तो क्या हो गया, ऑफिस लेखा की तबीयत से ज़्यादा कीमती नहीं है। पहले लेखा ठीक हो जाए फिर ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा बाबा, तुम्हें जो करना है करो, बेटी तुम्हारी है, तुम ही संभालो। आज पहली बार जूही के मुँह से ये बात सुनकर आदित्य खुशी से इतना पागल हो गया कि उसकी जुबान ही बंद हो गई। कुछ कहने जा रहा था मगर कह नहीं पाया और आंखें भीग गई। क्या हुआ आदित्य, मेरी बात सुनकर बुरी लगी क्या? आज पहली बार तुम्हारे मुँह से ये बात सुनकर मैं इतना खुश हूँ कि मेरी जुबान ही बंद हो गई। ये बात मैं बहुत साल पहले से तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था। तुम एक बार कह देती कि लेखा मेरी बेटी है तो मैं तुम्हारे उस शब्द को लेकर पूरा जीवन जी लेता, मगर तुमने अभी कहा। थैंक यू जूही, आज तुमने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी है। फिर मेरी बेटी को मेरे हिसाब से संभाल लूंगा, तुम बीच में कुछ मत बोलना। कहते कहते आदित्य की आंखें चल आई। पहले जो हुआ उसे भूल जाओ आदित्य, आज सामने वही सच है, लेखा तुम्हारी बेटी, उसे समाज में तुम्हारे नाम से जाना जाए, मैं यही चाहती हूँ। कितना अच्छा लगेगा ये सुनने में कि आदित्य चोपड़ा की बेटी लेखा चोपड़ा। जूही की आंखें भी छलछला आई। जूही की आंखों में आंसू देखकर आदित्य 2 कदम आगे बढ़कर उसके पास आए, उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, बहुत रुलाया मैंने तुम्हें जूही, अब और नहीं रोने दूंगा। तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती, इसे मैं बहने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। मैं तुम्हें और लेखा को अपनाना चाहता हूँ, लेखा की जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके, बस मुझे तुम्हारी मर्जी की जरूरत थी, वो मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। जूही इतनी भावुक हो गई, उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और कहा, थैंक यू आदित्य, आज भी बुरे समय में तुमने मुझे सहारा दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें जीवन भर सहारा देना चाहता हूँ, खुशहाल पारिवारिक जगह होकर हम जीना चाहते हैं, जिसमें मैं, तुम, मेरी बेटी लेखा, मेरा बेटा निर्भय, मेरी माँ होगी और ढेर सारी खुशियाँ होगी। हाँ, साथ में तुम्हारी मॉम भी होगी। जल्दी ही वो दिन आएगा, लेखा को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मुझे जो करना है करूँगा। खुशी से आदित्य का चेहरा चमक रहा था। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि ड्राइवर ने आकर खबर कर दी, गाड़ी तैयार है, तुम जल्दी से निकल जाओ, गाड़ी तैयार है, पहुँचकर मुझे कॉल कर देना। हाँ ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ, लेखा मेरे बारे में पूछे तो समझा देना। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसके पास ही बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, भरोसा है ना मुझ पर? आदित्य की बात सुनकर जूही ने मुस्कुराहट बिखेर दी और कहा, टूटा भरोसा था मगर दोबारा लौट के मेरे पास आया है, टूटे हुए भरोसे को तुमने जोड़ा है। ठीक है, मैं निकलती हूँ, ओके, कल सुबह मिलते हैं। आदित्य ने एक मीठी मुस्कान बिखेर दी तो जूही भी खुशी खुशी घर से निकल गई। जूही को जाते हुए आदित्य पीछे से देख रहा था और सोच रहा था, आज तुम्हारी इजाजत मुझे मिल गई, थैंक यू जूही, मुझे इस लायक समझने के लिए। अब मैं तुम्हें और लेखा को अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। बहुत दर्द सह लिया तुम और लेखा ने, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ सही है, मगर गलती तो मेरी ही थी, अपने किए गलती को मैं अब सुधारना चाहता हूँ, भले ही बहुत देर हो चुकी है। वैसे भी कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। सोचते सोचते आदित्य के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिए, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।